नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार जैन साहब, जो कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं और एक उम्दा सोशल वर्कर भी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अरुण जी, मेरा पहला प्रश्न है कि कोई भी साहित्यकार जो है, उसकी जड़ें होती हैं और वो अपने आसपास के परिवेश से बहुत कुछ सीखता है और वहाँ की संवेदनाओं से दो चार होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी उस उर्वरा भूमि के बारे में जानना चाहूँगा जहाँ आपका जन्म हुआ। आभार सुशील जी। मैं ललितपुर बुंदेलखंड के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है जी। साहित्य के संस्कार या तो मुझ में नैसर्गिक रूप से बचपन से ही थे या अपने संवेदनशील होने की वजह से थे। और सबसे पहली कविता जब मैं लगभग 6-7 साल का था मैंने लिखी थी। तो इस तरह से ये पल्लवित होती नहीं, आसपास के लोग इनको पोषित करते गए और आज इस पटल पे एक मैं कुछ करने में सक्षम हूँ। जी। अरुण जी, एक चीज़ मैंने और भी देखी, मैं आपका लेखन मैंने देखा तो उसमें आप कहानियाँ भी लिखते हैं, आप कविताएँ भी लिखते हैं, आप लघु कथाएँ भी लिखते हैं, आप बाल साहित्य भी रचते हैं। मतलब लगभग हर विधा में आपने जो है लिखा है। तो लगभग ये होता है कि साहित्यकार की कोई खास विधा प्रमुख होती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? सुशील जी, बेसिकली लोग मुझे मूलतः कभी कभी कहते हैं, बट लोगों ने लिखा है कि जब मैं गद्य और गद्य लिखता हूँ या कहानी लिखता हूँ तो बोले वो कभी पन्ना उस पर हावी नहीं हो पाता है। अच्छा। और बचपन से ही मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब मैंने देखा कहानी भी लिखी जाती है, मन में संवेदनाएं भी होती थी। कहानी में एक व्यापक पटल मिलता है हमें अपनी बात कहने का, जो कविता में नहीं मिलता। तो कहानियाँ लिखनी प्रारंभ की। इसके बाद उपन्यास भी लोगों को लगा कि भाई ये एक लंबे समय तक मन में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि अपने प्रेमचंद जी को और इन बहुत सारे साहित्यकारों को मैंने पढ़ा है। इस विधा पर भी मैंने लिखा है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि लोगों के पास आपाधापी में समय नहीं है और लघु कथाएं लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं, तो मैं लघु कथा की ओर आ गया। इस तरह से ईश्वर की कृपा से सारी ही विधाएं मेरे व्यक्तित्व में समाहित हो गई और उन सब में मैं कर सक्षम हूँ। जी। भाषा की उत्कृष्टता की अगर बात की जाए और सरलता की बात की जाए तो वो आपके लेखन में झलकता है और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़मीन से जुड़ करके लिख रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कोई आपका निरीक्षण है या आपको अपने आसपास की परिवेश से प्रेम है या ऐसी क्या खास बात है कि जो और जो मूल विषय वस्तु जो है आपकी, वो क्या है? सुशील जी, 1976 में मैं झांसी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। मेरा एक मित्र था अफसर आदिल हाशमी। तो बोला, मैं अपने घर में कहता हूँ बहुत आनंद आया, तो मेरा भाई कहता है नहीं बहुत मजा आया, बोलो अपनी जबान बोलो। तो मेरे मन में भी आया कि यार जब इसके मन में ये तो हम भी अपनी भाषा को प्रयोग क्यों ना करें। हमारी भाषा लालित्य है, हृदय तक स्पर्श करती हो, समृद्ध भाषा है, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, इतना व्यापक परिवेश है इन सब में। तो मैंने उसका प्रयास करना प्रारंभ किया और मुझे अच्छा लगता है, लोग इसकी सराहना भी करते हैं। और एक परिष्कृत भाषा के माध्यम से आप अपने भावों को, अपनी बातों को एक अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा पाते हैं और यही फिर मेरे स्वभाव में आ गया और लेखन में आ गया। एक प्रश्न और भी, जैसे मैं अक्सर ये पाता हूँ कि मध्य प्रदेश बेल्ट के जो लोग हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। मतलब उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लोग पुट भी आ जाता है उसके अंदर। और जैसे बिहार से आने वाले लोग हैं तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ एक जो ग्रामीण परिवेश का जो है देशज शब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं। ये जो बेल्ट है मध्य प्रदेश का, इसमें जो भाषा की शुद्धता और विशेष तौर पर हिंदी भाषा को लेकर के, तो इसकी कोई खास वजह है? इंदौर से ये पिछले 25-30 सालों से पोषित और पल्लवित हुई है जी। और मैं आप देखेंगे कि इंदौर, उसके बाद भोपाल, उसके बाद ये ललितपुर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा हमारे अंदर होता है ना कि हम किसी को देखते हैं, यार उसका ड्रेस अच्छा है तो हम ऐसा कर लें, उसकी भाषा अच्छी है तो हम उसको कर लें। तो मुझे यही लगता है कि शरद जोशी जैसे लोग, बड़े बड़े स्थापित डॉक्टर जय कुमार जलद जैसे लोग हमारे मध्य प्रदेश में हैं, और परशुराम शुक्ल बरही, जय कुमार जी जलद, जैनेन्द्र कुमार, उनको देखे देखी जैसे जो मुझे लगा, डॉक्टर तन्मय बुखारिया जी एक देश के सशक्त कवि थे,
तो उन सब के प्रभाव से मुझे लगता है कि ये चीज़ें मतलब पोषित हुई हैं। ये बेल्ट जो है ये इस तरह से रिच हुई है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तरफ इंजीनियरिंग जो कि बहुत ही शुष्क विषय है और उसी में आपने कार्य भी किया, लेकिन कविता का कहीं दूर दूर से रिलेशन नहीं है इंजीनियरिंग से। तो ये कैसे जो दो रास्ते जो आपने साथ साथ लेकर के चलते रहे, इसका कोई वजह इसकी? भारती जी, व्यसन आपने सुना होगा, और जिसको जो व्यसन होता है ना, वो मौका देखते ही अपने व्यसन को पूरा कर लेता है। तो साहित्य और कविता मेरा व्यसन है, और जहाँ भी एक गुंजाइश मिली है, जहाँ भी मुझे संभावना मिली, वहीं कविता जन्म ले लेती है। और मैं आपको बताऊं, अभी मतलब मेरे परिचितों में, रिश्तेदारों में आते हैं कि इस पे मुझे कविता दे दीजिए, इस पे कविता दे दीजिए, इस पे कविता दे दीजिए। वो बड़ी कृपा है माँ सरस्वती की कि हम वो सृजित भी कर देता हूँ। तो वो मुझे लिखना अच्छा लगता है, कोई भी समय हो, अगर मुझसे साहित्य की बात की जाए तो मैं तैयार रहता हूँ। और चूंकि वो हृदय में है, इसीलिए वो चीज़ें अपने आप उनको अपना स्थान बना लेती हैं। जी। कहीं ना कहीं जब आप साहित्य रच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा देने की भी बात कर रहे होते हैं, समाज में एक विवेकशीलता भी पैदा करने की बात कर रहे होते हैं, संवेदनशीलता भी बढ़ाना चाहते हैं समाज के अंदर। तो और वहीं से ही समाज के लिए कुछ करने का जज्बा, कोई इच्छा वो पैदा होती है। तो कहीं आपका रास्ता उस तरफ भी गया? निश्चित रूप से। मैं चूँकि सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल इंजीनियर की जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, सबसे ज़्यादा निर्बल होते हैं। जाड़ों की उन रातों में जब हम रजाइयों में सोते हैं, वो टीन के शेड में साइड पे रहते हैं। वो मैंने देखा है। और मैंने वो भी देखा है, दिन भर काम करते हैं, ठेकेदारों की झिड़कियाँ सुनते हैं, कुछ ठेकेदार उन्हें उनका दमन भी करते हैं। तो वहाँ से मेरे मन में है कि आया कि नहीं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वहीं से जो मैंने प्रयास किए हैं, ये लगभग 1985-86 से, और भगवान की कृपा से, माता अमृतानंदमयी, आचार्य विद्यासागर जी, इन सब की अनुकंपा से मैं इस दिशा में कुछ पहल करने में सक्षम हुआ। जी। क्या किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? चूँकि इस समय सब समाज में जब लोगों को आप थोड़ा मोटिवेट करते हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? मैं अभी हाल की बात बताऊं, अमृता हॉस्पिटल देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 135 एकड़ में 1 करोड़ स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। विगत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है, पूज्य अम्मा की उपस्थिति में। हमारे पास 3 से 4 हज़ार लेबर काम करती थी, और चूंकि मैं सेफ्टी का हेड था, तो जब मैं लेबर कॉलोनी का इंस्पेक्शन करने जाता तो देखता था कि बड़ी दयनीय स्थिति है, और बच्चे कचरे के ढेर पर पॉलीथीन बीन रहे हैं, नंगे पैर। तो मुझे लगा कि हम इनको कुछ कर सकते हैं, और मैंने हमारे जो स्वामी जी हैं, निजामृतानंद जी पुरी, उनसे विनती की, स्वामी जी हम इनको एक विद्यालय खोल देते हैं। स्वामी जी ने मेरी बात मान ली, और लगभग 2.5 वर्ष से हम 70 से लेकर 40 विद्यार्थियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे बुलाते हैं, 2 बजे भेजते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि NCR की जो सोशल संस्थाएं भी हमसे जुड़ गई हैं। वो अपने बच्चों का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, पुण्यतिथि और धार्मिक आयोजन मनाने हमारे बच्चों के बीच में आती हैं। और निश्चित मानिए बहुत खुशी होती है। वो बच्चे जो जिनके पास रोटी नहीं थी, वो बच्चे जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते, टॉफी बांटते हैं बच्चों को, तो इससे बड़ी तो उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। खुशी और बिल्कुल। साहित्य जो है तमाम रास्ते खोल देता है। तो ये आपका आध्यात्मिकता की जो जर्नी शुरू हुई, आप माँ आनंदमयी अमृता, उनसे भी जुड़े हैं आप, तो ये अम्मा की कृपा कैसे हुई आपके ऊपर? सुशील जी, बुंदेलखंड के जिस ललितपुर में मैं जन्मा हूँ, वहाँ मंदिर, जैन मंदिर और संतों का आवागमन निरंतर चलता रहता है। तो मैं देखता था जब छोटा था कि हमारे दिगंबर संत जो नंगे पैर चल के आते हैं, दिन में 1 बार आहार करते हैं, तो मुझे लगा कि इनके जीवन में जो महानता है वो हमें कुछ अंगीकार करनी चाहिए। उसके पश्चात लगभग 25 वर्ष पूर्व मुंबई जाने पर मुझे अम्मा के बारे में पता चला, और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि अम्मा के जीवन में और आचार्य विद्यासागर जी के जीवन में या किसी भी अंशक व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई अंतर नहीं है। अम्मा कहती हैं, बेटा कोई भी धर्म हो, सेवा और करुणा उसमें जोड़ दो। और ये आचार्य विद्यासागर जी जनसंत भी करते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। तो हो सकता है नाम अलग अलग हो, बट काम सिर्फ एक है, सेवा और लोगों को अनुराग देना। और निश्चित रूप से आपको भी कोई प्रेम दे या किसी को भी कोई प्रेम दे, तो निश्चित सुखद अनुभूति तो होती है और आनंद लगता है। बिल्कुल।
तो अम्मा तो खैर जाहिर सी बात है कि न केवल राष्ट्र में बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व विश्व स्तरीय जी, हस्ती जी। हैं, और उनकी जो प्रेम और करुणा है वो किसी से छुपी जी, नहीं जी। है। तो आपकी जो ये यात्रा जो यहाँ पे अमृता हॉस्पिटल में जो शुरू हुई है, तो क्या आपका योजना है कि आप यहीं रह कर के बहुत सारी चीज़ें करेंगे? मैं सुशील जी, पूज्य अम्मा का आशीर्वाद मुझे 2000 से मिल रहा है, हुँ, और उसके पहले हम लोग, फिर हमारी बेटी ने एमबीबीएस वहाँ से किया, पीजी किया, सुपर स्पेशलाइजेशन किया। हुँ, और आज स्थिति ये है कि बेटी अपने जीवन में कोई भी काम करती है तो अम्मा से पूछती है, यही वाह! बेटा की स्थिति, और अम्मा मार्गदर्शन देती हैं। हुँ, तो 2016 में स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि भई आप रेलवे छोड़ के और इस हॉस्पिटल में आ जाओ, हुँ, ये 1 करोड़ स्क्वायर फीट का बन रहा है। और 2017 से मैं आ गया, और विगत वर्ष ये लोकार्पित होके आज प्रतिदिन लगभग 500-700 पेशेंट्स को सेवाएं दे रहा है। हुँ, हुँ, तो निश्चित रूप से स्वामी जी की तो इच्छा है कि मैं यहाँ रहूँ, बट चूँकि जो जन्मभूमि से, अपनी माटी से लगाव होता है, हुँ, तो मुझे भी ये लगता है कि नहीं, मैं भोपाल या ललितपुर के आसपास ही रहूँगा। हुँ, बाकी ये है कि जब भी आवश्यकता होगी अम्मा को या ऐसे किसी विभूति को, तो मैं अपने आप सदैव प्रस्तुत रहूँगा इस कार्य जी। के लिए। अरुण जी, क्या ज़िम्मेदारियाँ अभी अमृता हॉस्पिटल में आपकी हैं? क्या-क्या चीज़ें आप देखते हैं? किस तरीके से सेवा अपनी करते हैं? जब मैं आया था 2017 में, तो सिविल इंजीनियरिंग क्वालिटी में मुझे हेड बनाया गया था। हुँ, उसके पश्चात सेफ्टी भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। जब आदमी 16वीं मंजिल पे काम करता है और 18वीं मंजिल पे काम करता है या बेसमेंट में काम करता है, हुँ, तो उसके जीवन के बचाने के उपकरण हैं कि नहीं। ये छोटी-छोटी साइड पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, हुँ, बट हम लोग देखते हैं कि आदमी ने हेलमेट पहना है, सेफ्टी बेल्ट पहना है, रिफ्लेक्टिव जैकेट पहना है, हुँ, वो सारी चीज़ें, ये तम्बाकू तो नहीं लेता है, तो वो सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए जा शराब तो सके, नहीं पीता है। जीवन को, शराब तो नहीं, हम लोग गेट पर चेक कराते हैं, हुँ, पाउच हमारे पास अच्छा। 1-1 किलो के पाउच भी आते हैं। अच्छा। तो एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन उन्हें मिले, हुँ। इसी उद्देश्य में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया, जी, बहुत जी। बढ़िया। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जी, है जी। उसको इसके लेकर के। अलावा जी। स्वामी जी जो भी कहते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि भई किसी भी इरा में काम नहीं हो रहा है, तो हुँ, मैं उनके बिहाफ़ पे भी देखता हूँ, फिर स्वामी जी को रिपोर्टिंग करता हूँ। हुँ, तो जैसे अभी एक मीडिया की बात मैंने स्वामी जी से की थी कि हमारा प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है, जी। तो बोले आप इसको देख लो। हुँ, तो मुझे प्रसन्नता है कि जो भी मुझे लगता है, मैं हुँ, अपना वो व्यक्त करता हूँ, वो चीज़ें हुँ, अपना आकार लेती हैं और स्वरूप लेती हैं। जी। स्वामी जी जो कह रहे हैं उनकी क्या भूमिका है इस पूरे के पूरे ग्रुप में? स्वामी निजामृतानंद जी पुरी हुँ, हुँ, एक अम्मा के बड़े महत्वपूर्ण और वरिष्ठ हुँ, उन शिष्यों में हैं। हुँ, हुँ, ये उस समय अम्मा के साथ आए थे, लगभग आज से 30-35 साल पहले, जब अम्मा का आश्रम हुँ, पर्णकुटी की तरह था। नारियल के पेड़ के नीचे स्वामी जी सोते थे। हुँ, अपने सारे काम, आप विश्वास नहीं करेंगे, अम्मा के आश्रम अगर आप जाते हैं, हुँ, एक तरफ समुद्र और एक तरफ नदी है। हुँ, सिर्फ 100 मीटर चौड़ी बेल्ट में एक गांव है आश्रम में। हुँ, मतलब पीने का पानी भी वहाँ नहीं था। वहाँ आज विश्व के 150 देशों के लोग आके रह रहे हैं हुँ, और बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो स्वामी जी उन अम्मा के सुदृढ़ पिलरों में हैं, जिन्होंने कंक्रीट भी अपने हाथ से डाला है, जिन्होंने 36 घंटे भी काम किया है, वाह! जिन्होंने केदारनाथ में और बिहार की कोसी की नदी के तटबंधों पर 2-2 महीने रह के सेवा की है। हुँ, अम्मा ने चूंकि उन्हें दिल्ली का प्रभार दिया है, तो अस्पताल के वो प्रशासनिक निदेशक हैं, हुँ, हुँ, और वो सारी चीज़ें देखते हैं। और मैं आपको बताऊं हुँ, हुँ, कि वो ना इंजीनियर है ना डॉक्टर है, हुँ, लेकिन आप किसी भी विषय पर उनसे बात कर सकते हैं। वाह! तो ये क्या उनके बात है, व्यक्तित्व क्या की बात है। वो है, और अम्मा की कृपा की वो है। हुँ, ये है। बहुत बड़ी सेवा है। मैंने जी, सुना जी। कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया उस अस्पताल का, जी, जी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे लोग वहाँ पर हैं, तो जो जनसेवा जो सही मायने में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल अस्पतालों का भी जो हाल है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो माँ अमृता का जो अस्पताल है, जो फ़रीदाबाद में स्थित है, जो कि 2000 बेड का अस्पताल जहाँ तक मैंने सुना है, तो उसमें किस तरह के लोग आ सकते हैं? क्या कोई विशेष लोग आ सकते हैं, या ये आम पब्लिक के लिए है? आम पब्लिक के लिए है तो कितना रीज़नेबल है? तो थोड़ा उसके बारे में भी हमें मैं बताइए। आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, सारे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल पूर्ण एयर कंडीशनड है, हुँ, हुँ। बहुत बड़े ग्रीन एरिया में है। तो ये देख के कोई इस भ्रम में कहीं नहीं रहे कि ये सिर्फ विशिष्ट लोगों के लिए है। ओके। जमीन से जुड़े उस हर गरीब के लिए वो हॉस्पिटल है, जिसके पास इवन पैसा भी नहीं है। हमारे यहाँ जो आपका जो प्रिविलेज कार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो सारा ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए तक का होता है।
इसके अलावा एक हमारा जनरल विंग है, कारपोरेट विंग है, एक और है हमारा पीएचडी डिपार्टमेंट है। अगर आप में सचमुच में आपके पास कुछ नहीं है, आप अपना डॉक्टर को दिखाइए और पीएचडी डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन दीजिए, पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट। तो वो आपके तथ्यों की जांच करने के बाद अगर आप बिल्कुल सचमुच में अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आपको ट्रीटमेंट फ्री भी करेंगे या एक सर्टेन % का डिस्काउंट देंगे। तो निश्चित मानिए देश का हर व्यक्ति जिसे स्वास्थ्य की जरूरत है और किसी भी स्तर का, वो मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, वो हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं और लोअर तबके भी हो सकते हैं, सबके लिए व्यवस्था है, पैसे वालों के लिए भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ फॉरेनर के भी लगभग 20 देशों के पेशेंट आज भी आ रहे हैं। तो हर किसी को मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति अमृता हॉस्पिटल में आमंत्रित है, उससे निश्चित रूप से वहाँ आके उसको आनंद की अनुभूति होगी। एक और तथ्य मैं बता दूं कि और हॉस्पिटल आप दिल्ली में हैं, आपको 2000 रुपये या 1000 रुपये से कम कंसल्टेंसी से इससे कम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में 200 रुपये से शुरू हुई थी, आज भी मात्र 400 रुपये कंसल्टेंसी के चार्जेस हैं। जो डॉक्टर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में 2000 रुपये ले रहे थे, वो 400 रुपये में आपको वहाँ सेवाएं देते हैं जी। बहुत और बाकी एक प्रिविलेज कार्ड भी हम बनाते हैं संस्थाओं के लिए, उसमें भी 25% से लेके 15% तक डिस्काउंट विभिन्न स्तर पे दिया जाता है। तो हम ये मान के चले अरुण जी कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो वो माँ अमृता हॉस्पिटल में चला जाए और वहाँ जाकर के अपना इलाज जो है तसल्ली पूर्वक करवा सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति, बहुत ही क्लियर बताऊं कि चूंकि हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें आज की डेट में भी 2500 एम्प्लॉय हैं और एक इसका बिजली का कोई भी चीज़ के भी एक्सपेंडिचर बहुत है। बिल्कुल। तो ये कहीं नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर निकलने चाहिए, वो करने चाहिए, बट फिर भी सेल्फ सस्टेन होने चाहिए। तो जो भी चाहता है और अगर वो अच्छी उसे चिकित्सा चाहिए और वो केपेबल है तो भी स्वागत है, केपेबल नहीं है तो भी स्वागत है। थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। डॉक्टर्स जो हैं आपके हॉस्पिटल्स में, तो वो किस स्तर के डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या सभी डिपार्टमेंट आपके हॉस्पिटल में? 81 डिपार्टमेंट हमारे हैं, चूंकि ये मेडिकल फील्ड है, बट मैं ये जो एज ए लेमैन में कह सकता हूँ कि कोई भी बीमारी हो आपको, अमृता हॉस्पिटल में हर किसी का स्वागत है। इसके अलावा कोचीन में भी एक हॉस्पिटल पिछले 25 साल से काम कर रहा है, अमृता हॉस्पिटल, उसमें भी देश का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, केरल का सबसे बड़ा है। एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी अम्मा का है अमृतापुरी में, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सारे हैं और एक बहुत बड़ा नाम है अमृता विश्वविद्यापीठ है, एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर कभी भी आप वेबसाइट में देखें या उनसे मिलें तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में इस तरह का हॉस्पिटल होना और इस तरह की सुविधा होना, तो ये अपने आप में फरीदाबाद क्षेत्र के लिए तो एक वरदान है ही। मुझे लगता है कि देश के जो अन्य लोग हैं वो भी आकर के वहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। सुशील जी, हमारे पास सागर से, नरसिंहपुर से, जबलपुर से मुझे पेशेंट मिलते हैं, बिहार से, बोले कहाँ से आ रहे, वो यहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे, मुझे बताए अमृता चले जाओ। अभी एक केस मैं आपको बताता हूँ, ग्वालियर में एक ड्राइवर का बेटा ट्रक के नीचे आ गया। वो ग्वालियर के डॉक्टरों ने बोल दिया भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप अमृता जाओ, और वो लड़के को 85 ही दिन रख के स्वस्थ करके हमारे हॉस्पिटल से गया है। क्या बात है। तो जो जिसके मतलब जिनके माता पिता के बस में भी नहीं था, संभव ही नहीं था, यहाँ के सिखों ने, एनसीआर के ने भी हेल्प की, बट वो बच्चा जिसके जीवन की, जिसकी सारी रैप्चर हो गई थी पूरे बॉडी के पार्ट, वो स्वस्थ होकर गया है। वो स्वस्थ होकर गया है। तो और ये अम्मा के अस्पताल में ही, अम्मा का अस्पताल है। और ये निश्चित रूप से मैं गांव वालों को कहता हूँ कि भैया वरदान है तुम्हारे लिए, तो जमीन के रेट 5 गुने बढ़ गए हैं और दिल्ली एनसीआर के लिए तो अच्छा है। मैं तो बाकी धर्म संतों से भी कहता हूँ, हर संतों से, कि गुरुदेव अगर आपकी कृपा से हॉस्पिटल बन जाए ना तो पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा की हम माने हमारे। बिल्कुल, लोग अस्वस्थ हैं, लोग परेशान हैं, बीमार हैं, और मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती, कुछ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अरुण जी, प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों से और कोई सूचना आप देना चाहते हैं कि आपसे अगर कोई संपर्क करे, माँ अमृता हॉस्पिटल से कोई संपर्क करना चाहे तो कोई नंबर है, कोई वेबसाइट है, कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर है कि जिस पे वो बात कर सकें? और अमृता.org अगर आप सिंपली डाल देंगे तो सारी की सारी वेबसाइट आ जाती हैं। और अमृता जो हमारा अम्मा का ग्रुप है, कम से कम 25 क्षेत्रों में काम करता है, विश्वव्यापी, विश्व फलक पे काम करता है। या गूगल में आप अमृता के लिए
पहले डाल दें, अम्मा डाल देते हैं तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं अपने साहित्य की कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर, मैं क्योंकि मैं जैसे आपने बोला ना कि मैं पद्य भी लिखता हूँ, गद्य भी लिखता हूँ, नाटक एक मैंने लिखा है, जहर बना अमृत, जो आजकल आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 500 और 1100 के आसपास पहुँच गया है, जहरीला हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक मैंने नाटक लिखा था कि कोई भी वेस्ट चीज उसको हम कैसे रिसाइकिल करके उपयोगी उसमें परिणत कर सकते हैं। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा लोगों से कि ओसोर अगर आए तो आप दिल्ली को भी हरा भरा बनाएंगे, दिल्ली की वायु को भी प्राण वायु में बदल देंगे और अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं अरुण जी ये कहना चाहता हूँ MS टीवी पर कि हमारा एक रेडियो स्टेशन भी है 107.4 कम्युनिटी रेडियो है, उसमें हम चाहेंगे कि आपका नाटक जो है उसको हम बनाएं, तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आपकी जो लेखनी है उसको भी एक तरीके से दिशा मिलेगी और लोगों तक भी वो बात पहुंचेगी। निश्चित निश्चित सुशील जी, मैं चाहूँगा कि मैं इसमें सहभागिता करूँ। जी। और जाते जाते एक 1973 की मेरी पंक्तियाँ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी को रोका जाता है, सभी को टोका जाता है, सभी की राह मंजिल पे कांटों को फेंका जाता है, रुकते कुछ ठहरते कुछ, कुछ तो लौट आते हैं, बनाकर राह चलते जो वही मंजिल को पाते हैं। बनाकर राह चलते जो वही मंजिल को पाते हैं। क्या बात है, चरावेती चरावेती। तो आपने कहा कि बस चलते रहो और कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचोगे। बहुत अच्छा लगा अरुण जी आपसे बात करके, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको एक जानकारी आपके बारे में भी मिली और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में भी, और माँ अमृता का जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद में उसके बारे में भी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार MS टीवी से बात करने के लिए। नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे अरुण कुमार जैन जिनसे हम बात कर रहे थे। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।